हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप सभी स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्ती जी को इसमें। तो फ्रेंड देखिए, आज से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए एक नई शुरुआत हम सभी कर रहे हैं। न्यू सेशन लेके आए हुए हैं और आप सभी को पता है कि फॉर्म का डेट भी आ चुका है, प्लस में एग्जाम डेट भी आपको दे दिया गया है कि फॉर्म आपका जनवरी तक आ जाएगा। ये आप सभी बिल्कुल भली भांति आपको पता है। तो आज से हम एक न्यू शुरुआत कर रहे हैं और ये न्यू प्रैक्टिस सेट आपको दे रहे हैं बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर। तो आपसे मेरे साथ में जुड़ के तैयारी कर सकते हैं बेहतर तरीके से। यहाँ हम आपको कंप्लीट तैयारी कराएंगे और देखिए, जो भी पीडीएफ होगा, ई बुक होगा, नोट्स होगा, वो हम आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर देंगे, जो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ जो भी चीज़ें हैं वो सारा हम दे देंगे। और इसके अलावा जो है कि बिहार डीएलएड के लिए स्पेशल 2025 के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जाके फटाफट आपसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी 2025 में तैयारी करने वाले हैं। सबसे पहले आज की सेशन को शुरू से अंत तक कंप्लीट कीजिए और लास्ट में आपसे देखिए कितने स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। फिर सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आज का ये सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सभी। और जो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। इतना सा काम जरूर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन ये बन रहे हैं कि पद्मावत किसकी रचना है। चलिए आपसे बताइएगा, पद्मावत किसकी रचना है। तो ये जयसी की रचना है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में से अशुद्ध अंश कौन सा है। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, जी बिल्कुल नहीं, इसमें गलत जो हो जाएगा मैंने ही गलत होगा। यहां सही उचित क्या हो जाएगा, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। तो यहां पर मुझे का प्रयोग सही होना चाहिए था, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है राजपुत्र में कौन सा समास होगा फ्रेंड। चलिए बताइएगा आप सभी, राजपुत्र में कौन सा समास होगा। तो आप सभी को क्या बताए हैं, जिसमें उत्तर पद प्रधान हो वहां कौन सा समास हो जाता है, तत्पुरुष समास हो जाता है। तो इसमें क्या है, पुत्र क्या है, उत्तर पद है, ध्यान रखिएगा, ये प्रधान है। क्लियर है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब यही भव समास में क्या होता है, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, या तो इसमें अव्यय या उपसर्ग लगा रहता है, और तत्पुरुष में क्या होता है, या तो इसमें लास्ट में क्या होता है, प्रत्यय लगा रहता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। द्विगु समास में क्या होता है, जहां संख्या वाचक हो, जैसे कि तेरहा, चौराहा, सप्ताह, ये सभी क्या है, द्विगु समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास में क्या होता है, जहां अपोजिट वर्ड हो, जैसे माता पिता, हाथ पांव, भात दाल, ये सभी में क्या हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है। तो आम खाया जाता है में कर्म वाच्य हो जाएगा, क्योंकि कर्म कर रहा है। क्या कर्म कर रहा है, खाने का कर्म कर रहा है। खा किसको रहा है, आम को, ध्यान रखिएगा आप सभी। जैसे रमेश केला खाता है, दिनेश पुस्तक नहीं पढ़ता, तो ये सभी क्या है, कर्म वाच्य का उदाहरण है। अगला है निम्नलिखित में से अव्यय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, तथा। तथा क्या है फ्रेंड, अव्यय शब्द है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में अल्प विराम का सही चिन्ह क्या होगा। अल्प विराम का सही चिन्ह, क्योंकि विराम चिन्ह से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड। तो देखिए अल्प विराम जो हो जाएगा, ये आपका अल्प विराम होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। किसी भी समान शब्द को अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे राम को अलग करने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। मोहन और सीता, मोहन और सीता तो अलग अलग है ही, पर समान जब शब्द रहता है तो उसको अलग करने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो इसको प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। क्लियर है। इसको क्या कहते हैं, इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको पूर्ण विराम कहते हैं। जब शब्द पूरा हो जाता है तो वहां पूर्ण विराम लगता है। अगला क्वेश्चन है नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है फ्रेंड। बदनामी होना हो जाता है नाक कटना मुहावरे का अर्थ। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या होगा। हम सभी आम चाल भाषा में बोलते रहते हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं रहता है, कि काला अक्षर भैंस बराबर। तो इसमें हो जाएगा ए राइट आंसर।
कि पढ़ा लिखा ना होना, उसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा, तो इसमें प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं होती है, ध्यान रखिएगा। 11 मात्रा, और उसके द्वितीय और चौथे चरण में देखिएगा तो 13 का मात्राएं होती है। तो ये चीज पे गौर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? सबसे पहले ये समझ लीजिए, शब्द अलंकार के जो होते हैं 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा? यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरोक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार। तो इसमें जो है शब्द अलंकार नहीं होगा, वो आपका रूपक हो जाएगा। ये आपका शब्द अलंकार नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये आपका अर्थ अलंकार होगा। क्लियर है? तो अनुप्रास, यमक और श्लेष ये सभी क्या है? शब्द अलंकार का उदाहरण है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से दंतीय ध्वनि है। दंत से बोली जाने वाली ध्वनि क्या है? बोल के प्रयोग कर लीजिए, ख, च, न। न जो है ये दंत से बोली जाने वाली ध्वनि है, यानी कि त वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वह क्या है? दंत से बोली जाने वाली ध्वनियां हैं। त, थ, द, ध, न, यानी कि दंत से बोली जाती है। च वर्ग में जितना भी वर्ण आएगा वो तालु से बोली जाएगी, और क वर्ग में जितना भी आएगा वह कंठ से बोली जाने वाली ध्वनियां होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो इसमें अघोष वर्ण जो हो जाएगा च होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। च और छ ये अघोष है, बाकी बात ये सभी क्या है? घोष वर्ण है। ज, झ, अढ़ ये क्या है? घोष वर्ण हो जाएंगे। यानी कि अक्षर का जो पहला, जैसे कि क वर्ग में देखिएगा तो क और ख क्या है? ये अघोष है, और बाकी बात जितना ग, घ, अंगा ये क्या है? घोष वर्ण है, ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से च और छ ये क्या है? अघोष है। तो ये चीज क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है फ्रेंड? तो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? सुंदरता। सुंदरता आ गई, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है। सौभाग्य, काव्य और चंद्र ये सभी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सागर। सागर बहुत गहरा है, ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। आशा, आज्ञा, गरिमा ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो देखिए, गाय, बहन, लता ये सभी क्या है? एक वचन है, पर दर्शन जो है फ्रेंड ये बहुवचन है, ध्यान रखिएगा आप सभी, गलती नहीं कीजिएगा। दर्शन आपका बहुवचन हो जाएगा। अगर गाय को बहुवचन कीजिएगा तो गायें हो जाएगा, बहुत सारे गाय। बहन का बहने हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वनाम है? सर्वनाम हो जाएगा यह, ध्यान रखिएगा। यह क्या है? सर्वनाम है। अगर सर्वनाम की बात किया जाए तो हिंदी में मूलतः सर्वनामों की संख्या जो है फ्रेंड 11 है। जैसे कि मैं हो गया, ठीक है, तू हो गया, उसके बाद आप हो गया, उसके बाद यह हो गया, उसके बाद वह हो गया, उसके बाद जो हो गया, उसके बाद सो हो गया, उसके बाद कौन हो गया, उसके बाद कोई हो गया, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद कुछ हो गया। ये सभी क्या है? ये सभी आपका सर्वनाम का संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल 11 है, ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से विशेषण है? तो विशेषण जो है एक नया है, ध्यान रखिएगा। नया क्या है? विशेषण है। विशेषण शब्द किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम की शब्दों को हम सभी विशेषण कहते हैं। जो कि गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि को बताता हो उसे ही हम सभी विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह भूरी गाय है, इसके गुण को बता रहा है। यह आम खट्टा है, इसके दोष को बता रहा है। तो जहां पर गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि का विशेषता हो या विशेषता को बताता हो वहां विशेषण का प्रयोग होता है। सीता सो रही थी, वाक्य काल होगा। सीता सो रही थी यानी कि अपूर्ण भूत होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। अपूर्ण भूत में क्या होता है? जिस शब्दों में यह पता चले कि काम भूतकाल में शुरू हो चुका था और अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, यह क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूत होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है? तद्भव यानी कि संस्कृत का बदला हुआ रूप।
जो अभी हम सभी हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं उसे ही तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम में होता है संस्कृत का जो शब्द हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं वो तत्सम शब्द होता है। तो गांव ये क्या है, तद्भव रूप है। क्लियर है? बाकी बात ये सभी क्या है, आपका तत्सम शब्द है। अगला है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है? तो तत्सम शब्द हो जाएगा आपका ग्राहक। ध्यान रखिएगा आप सभी, ये सभी बाकी बात क्या है, तद्भव है। इसका तत्सम देखिएगा तो गंधर्व होगा, गदहा का। गाय का देखिएगा तो गो होगा, संस्कृत में गो बोला जाता था। और घड़ा का देखिएगा तो घट हो जाएगा। तो ये संस्कृत में बोला जाता था, जो अभी हिंदी में हम सभी ये प्रयोग करते हैं। जल का पर्यायवाची नहीं है, तो सिंपल सा है, जल का पर्यायवाची समीर नहीं है, ये हवा का पर्यायवाची है। जबकि नीर, सलिल और अंबु ये सभी जल का पर्यायवाची है। अगला है जटिल का विलोम क्या होगा? जटिल का अर्थ क्या होता है, कठिन, और इसका विलोम हो जाएगा सरल। सरल मतलब होता है आसान। अगला है सुंदर का पर्यायवाची है। सुंदर का पर्यायवाची हो जाएगा मनोहर। ध्यान रखिएगा आप सभी। इसके अलावा याद रखिएगा सुंदर का जो पर्यायवाची होता है कलित, मंजूल, रुचिर, चारु, मनोहर, सुहावना, रमणीक, उत्कृष्ट, उत्तम, ये सभी क्या है, सुंदर का पर्यायवाची है। अगला है जिससे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द होगा। तो जिसे करना बहुत कठिन हो, इसके लिए शब्द जो हो जाएगा दुष्कर होगा। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला है अली, अली का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। यहां पे देख लीजिए, एक अली है और दूसरा अली है। एक अली है जिसमें छोटी ई का प्रयोग हुआ है, एक अली है जिसमें बड़ी ई का प्रयोग हुआ है। तो दोनों का अलग अलग अर्थ है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो अगर छोटी ई जो लगा हुआ है अली में, ध्यान रखिएगा, ये अली का अर्थ होता है भौरा। क्लियर है? और जिसमें बड़ी ई का प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ होता है सहेली, सहेली या सखी होता है। क्लियर है? तो यहां पे क्या हो जाएगा, देख लीजिए आप सभी, तो भौरा और सखी हो जाएगा। तो ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपमान में उपसर्ग है। उपमान में उपसर्ग है, तो उपसर्ग कहां लगता है, शब्द के आगे में लगता है, यानी कि क्रिया के आगे में उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे अब क्या हो जाएगा, अपमान है, तो अब क्या हो जाएगा, ये एक उपसर्ग शब्द है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे हो गया प्रति, प्रति क्या है आपका उपसर्ग शब्द है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, घबराहट में प्रत्यय है। तो आपको क्या बताए थे, क्रिया के जो अंत में लगता हो उसे ही हम सभी क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो घबराहट, आहट इसमें प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। आहट इसमें क्या है, प्रत्यय शब्द लगा हुआ है। जैसे हो गया पढ़ाई, पढ़ाई में आई प्रत्यय शब्द लगा हुआ है। अगला है परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए बताइएगा आप सभी, क्वेश्चन नंबर 29 के लिए राइट आंसर क्या होगा, परमार्थ का संधि विच्छेद। तो ध्यान रखिएगा, ए राइट आंसर रहेंगे। परम धन अर्थ बराबर परमार्थ होता है, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? संस्कृति के 4 अध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और यह साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो यह 1959 में मिला था, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है सभी? अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी फ्रेंड। तो देखिए आप सबको पता होना चाहिए, भारत में हरित क्रांति की जब शुरुआत हुई थी तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो क्या चीज पे पड़ा था, खाद्यान्न पे पड़ा था, यानी कि गेहूं और चावल। गेहूं और चावल में सबसे अधिक गेहूं पे पड़ा था, क्योंकि गेहूं का उपज सबसे अधिक बढ़ा था। और सबसे कहां पे पड़ा था, किस राज्य में? तो पंजाब में, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये था 1966 से 67, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो हरित क्रांति जो शुरुआत हुई थी 1966 से 67 में। और कभी कोई क्वेश्चन आपसे इसे पूछे जाते हैं कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है भारत में, तो याद रखिएगा MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? तो ए राइट आंसर रहेंगे, चीन में है।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, विश्व में कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे छठा स्थान है, ध्यान रखिएगा कॉफी उत्पादन में। सबसे अधिक भारत में कॉफी कौन सा राज्य उत्पादन करता है, तो कर्नाटक राज्य करता है, याद रखिएगा कौन सा राज्य, कर्नाटक राज्य करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश जो है फ्रेंड भारत में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बन कि भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। तो फ्रेंड आपको बताना चाहिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत ही कौन सा नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था और ये 4 वर्ष का ही योजना था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही। तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में रही थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो उच्चतम वृद्धि दर जो रहा था वो 11वीं पंचवर्षीय योजना में रहा था। अगला क्वेश्चन है, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। तो ये होता है 1 अप्रैल से। अगला क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो देखिए 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो YV रेड्डी थे। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बन रहा कि आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी। तो याद रखिएगा आप सभी, आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे, उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी फ्रेंड। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत के निर्यात की वस्तु है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे चाय है। तो भारत की निर्यात की वस्तु क्या है, चाय। सबसे अधिक निर्यात करता है भारत, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन। चीन सेल फोन का सबसे अधिक उत्पादक करता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो क्या चीज का होता है, तिलहन का होता है सबसे अधिक उत्पादन भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है। तो देखिए भारतीय रेलवे जो है वो कितने जोन में है, 17 जोन में विभाजित है, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में सी राइट आंसर, सॉरी डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था। तो देखिए इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1970 ईस्वी में हुई थी। तो याद रखिएगा ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुई थी फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जो है कि चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है। यानी कि भारत सबसे अधिक चमड़े का जो निर्यात करता है वो किसको करता है। तो ये करता है इंग्लैंड को। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल किसकी पुस्तक है। देखिए फेमस पुस्तक है दास कैपिटल और कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए। तो याद रखिएगा आप सभी, ये पुस्तक है कार्ल मार्क्स की, ध्यान रखिएगा आप सभी। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, भारत किस देश को लो अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है। तो ये किया जाता है जापान को। देखिए भारत जो है कि सबसे अधिक लो अयस्क निर्यात जो करता है वो जापान को करता है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम एशियाई अर्थशास्त्री प्रो अमर्त्य सेन की लिखित पुस्तक है। तो इसकी लिखित पुस्तक है उपर्युक्त में से सभी, यानी कि कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, उसके बाद जो है कि पॉवर्टी अन फेमिस, उसके बाद है इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी। ये सभी है, ध्यान रखिएगा आप सभी। प्रथम एशियाई अर्थशास्त्र प्रो अमर्त्य सेन की लिखी पुस्तक। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। तो इसका प्रकाशन जो होता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा होता है, याद रखिएगा आप सभी। बी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा योजना पत्रिका का प्रकाशन जो होता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, मोड वेट संबंधित है। तो ये संबंधित है मूल्य वर्धित कर से। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। ए राइट आंसर है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है,
लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। तो लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सबको पता होना चाहिए प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो केसी नियोगी थे। तो याद रखिएगा ए राइट आंसर है केसी नियोगी। अगला क्वेश्चन है, खनिज पदार्थों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो देखिए खनिज उत्पादन में जो प्रथम स्थान रखता है वो है झारखंड। ऑप्शन में बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? तो ये स्थापित है सूरत में। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणीय देश हैं? तो ये है चीन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो यह किया गया था बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदे की जांच हेतु किया गया था। तो जानकी रमन समिति का गठन जो किया गया था वो बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदे की जांच हेतु। ऑप्शन में डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव सूचकांक किसने बनाया था? तो ये यूएनडीपी के द्वारा बनाया गया था मानव सूचकांक। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, चाय निर्यात के मामलों में विश्व में अग्रणीय देश हैं? तो इस देश का नाम है श्रीलंका। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यह संबंधित है मत्स्य पालन से।